मोटर और 3 फेज इंडक्शन मोटर ही पढ़ रहे थे। तो किसी का 3 फेज इंडक्शन मोटर से संबंधित डाउट है तो वो पूछ सकता है। जो हमने न्यूमेरिकल किए थे उसमें कोई डाउट है किसी का? नहीं है ना? इसका मतलब ये नहीं कि आपको न्यूमेरिकल आते हैं, इसका मतलब आप पढ़ के नहीं आए हो, केवल इतना ही मतलब है। हाँ, और कोई बहुत बड़ा मतलब है भी नहीं। तो क्या हो गया? खींच लिए फोटो सारे? आपको पीडीएफ आती नहीं क्या? फिर फोटो क्यों खींचे? पीडीएफ से बैठता नहीं है, इससे बैठ जाता है। तो ठीक है। हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या पढ़ना, क्या मैं तो भूल और गया। पढ़ना क्या, मैं तो आ गया हूँ उसे। आज हमें क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ाऊं? लो, अब तू घटा दे। अब देखो कि हम पढ़ रहे हैं रोटर के बारे में। 3 फेज इंडक्शन में रोटर क्या है? वैसे तो मैं भूल चुका हूँ क्या पढ़ना है, लेकिन मुझे लगता है कि रोटर ही पढ़ना होगा। ठीक है ना? मैं हेडिंग ही भूल चुका हूँ, मामला यही है। चलो भाई, मोटर के प्रकार किसके आधार पर होते हैं भाई? रोटर के आधार पर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर क्या होती है भाई? गिलेरी पिंजरा प्रारूपी मोटर। इसमें हमारे पास जो रोटर होता है, इसकी दोनों तरफ तो है हमारे पास रिंग। रोटर के दोनों तरफ तो हमारे पास क्या है भाई? रिंग है। ठीक है, दोनों तरफ रिंग है।
ये एक्चुअल में क्या होता है, ये हमारे पास ये इनके बीच छड़ लगी हुई है, छड़ लगा के इसको थोड़ा सा स्क्यूड कर दिया गया, मोड़ दिया गया है। स्क्यूड करने से कॉगिंग दोष खत्म हुआ था, इसलिए स्क्यूड इसको किया गया। ये जो यहाँ पर जोड़ा गया है इसे कहते हैं ब्रेजिंग विधि द्वारा। ब्रेजिंग विधि द्वारा जोड़ है। ब्रेजिंग विधि क्या होती है भाई, जो आभूषण को जोड़ते हैं, सोने चांदी का आभूषण बनाए जाते हैं ना, उनको जोड़ने की विधि क्या कहलाती है, ब्रेजिंग। ये हमारे पास होती है छड़ और ये हमारे पास होती है रिंग, और दोनों ही समान धातु से निर्मित है, समान धातु ही बनाए जाते हैं। कोशिश करते हैं कि कॉपर की हो, कॉपर नहीं होता तो हम क्या काम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम, लेकिन कोशिश किसकी रहती है भाई, कॉपर की। ठीक है, फिर इसमें छड़ों को स्क्यूड किया जाता है। छड़ों को स्क्यूड यानी एंटन स्क्यूड किया जाता है, जिससे कौन सा दोष नहीं हो भाई, हैं, छड़ों को स्क्यूड किया जाता है जिससे कॉगिंग दोष नहीं हो। कॉगिंग दोष हमारे पास होता क्या है, कॉगिंग दोष एक प्रकार का चुंबकीय लॉकिंग है। यदि हमारे पास ये छड़ें सीधी रहेगी और संख्या बराबर हो गई तो चुंबकीय लॉक हो जाएगा, फिर मोटर गति नहीं कर पाएगी। इसलिए चुंबकीय लॉक को हटाने के लिए जो हमारे पास किया जाता है उसको क्या किया जाता है, स्क्यूड। इसे कॉगिंग दोष नहीं हो, कॉगिंग दोष क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, इसलिए स्क्यूड किया जाता है। करो नोट।
लिख लिया भाई। कॉगिंग दोष तो देखो ऐसे है, कॉगिंग दोष होती है चुंबकीय लॉकिंग। हमारे पास स्टेटर और रोटर के बीच में एक एरिया हो जाता है, यहीं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। तो ये वहीं पर वाइब्रेट ऐसे ही करेगा। क्यों हो गया, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और स्टेटर द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक ही दिशा में रह गया। और यदि जब तक एक दूसरे विपरीत नहीं आएगा, प्रतिकर्षण नहीं होगा, प्रतिकर्षण नहीं होगा तो आगे धकेला नहीं जाएगा। और जब तक आगे नहीं भेजा जाएगा रोटर गति नहीं करेगा, तो रोटर वहीं पर वाइब्रेट होने लग गया। तो हमने इस स्क्यूड करो मोड़ दिया तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया, तिरछा हो गया। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, आगे तक जा रहा है, इसके कारण रोटर क्या करने लग जाएगा, गति करने लग जाएगा। इसलिए ये कॉगिंग दोष का नाम है चुंबकीय लॉकिंग, टिथ लॉकिंग, चुंबकीय लॉकिंग। लिख लो, इसका प्रारंभिक टॉर्क सबसे कम होता है। ठीक है भाई, इसका प्रारंभिक टॉर्क क्या होता है भाई, तो इसका प्रारंभिक टॉर्क है वो सबसे कम होता है। ठीक है, ओके। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है। इसके बाद में हमारे पास है नेक्स्ट अब डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर काम में लिया। डबल स्क्विरल केज क्यों लिया, किधर हुआ भाई, प्रारंभिक धारा का मान कम हो जिससे स्टार्टिंग टॉर्क अधिक हो। इसलिए हमने डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर काम में लिया। जो हमारे पास डबल स्क्विरल केज क्या होता है भाई, पहला एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा। अब देखो ठीक है, ये हमारे पास जो छड़ जुड़ी हुई है ये पहला है, इसके सामने वाला मैंने दिखाई नहीं, एक तरफ वाला दिखाया। तो ये हमारे पास है आंतरिक पिंजरा। ये हमारे पास कौन सा भाई, आंतरिक पिंजरा है। जो आंतरिक पिंजरा है ये तांबे से निर्मित है। ये आंतरिक पिंजरा है। आंतरिक पिंजरा कैसे निर्मित है भाई, तो आप कहेंगे आंतरिक पिंजरा जो तांबे से निर्मित है। ठीक है, ओके। और
इस जो आंतरिक पिंजरा जो तांबे से निर्मित है, इसमें हमारे पास छड़ें लगी हुई है जो दूसरी तरफ है। परंतु ये जो तांबे से निर्मित है तो इसका प्रतिरोध का मान कम होगा, लेकिन इसमें प्रेरकत्व का मान क्या रहेगा? उच्च। प्रतिरोध कम, प्रेरकत्व उच्च। और ये जो बाहरी पिंजरा दिख रहा है, इसमें भी छड़ें लगी हुई है। ये किसका बना हुआ है? पीतल से निर्मित। पीतल से निर्मित है तो इसका प्रतिरोध क्या है? उच्च। और प्रेरकत्व क्या है? निम्न। प्रेरकत्व निम्न जिसका होता है ना, वो कम गहराई में स्थापित होता है। मैंने पहले भी लिखा था वहां पर। तो ये हमारे पास है कम गहराई में स्थापित। केवल स्टार्टिंग में काम में लेते हैं। जैसे स्टार्ट हो गई मोटर, उसके बाद में ये हमारे पास क्या हो जाता है? डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसका कनेक्शन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। फिर कोई कौन सा पिंजरा रहेगा? केवल और केवल आंतरिक पिंजरा। और आंतरिक पिंजरे का प्रतिरोध कम है, प्रेरकत्व उच्च है। तो ये हमारे पास क्या होगा? रनिंग है। ये रनिंग के लिए, मोटर में रनिंग के लिए कौन सा काम आएगा पिंजरा भाई? आंतरिक। स्टार्टिंग के लिए कौन सा पिंजरा आता है? बाहरी। बाहरी पिंजरा क्यों बना है? पीतल का। पीतल से प्रतिरोध क्या है? ज्यादा। तो धारा क्या है? कम। धारा कम होने से इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाता है? ज्यादा। तो केवल स्टार्टिंग उपयोग, इसका टॉर्क अधिक होता है। प्राइम टॉर्क अधिक होता है। इसलिए हमने एक पिंजरे की जगह कितने पिंजरे काम में लिए? 2। कारण ये था। करो नोट। हाँ, बाहरी पिंजरों से आंतरिक पिंजरों दोनों में छड़ का एंटन किया जाता है।
हो गया अभी? चलो, अगला हमारे पास है स्लिप रिंग मोटर कह दो या वाउंड रोटर कह दो। तीसरा कौन सा है? वाउंड रोटर। और इसे स्लिप रिंग मोटर भी कह दो। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो रोटर होता है ना, ये है शाफ्ट। शाफ्ट के ऊपर लगी हुई है स्लिप रिंग। शाफ्ट के ऊपर क्या लगी हुई है? स्लिप रिंग। स्लिप रिंग हमारे पास होती है टोटल 3 स्लिप रिंग है। ठीक है, ये हमारे पास 3 स्लिप रिंग लगाई। आप देखो, प्रतिरोध को मैं और ही कम कर दूं और आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध को मैं चेंज कर सकूं तो मेरे पास टॉर्क और ही ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए मैंने यहाँ पर लगाया 3 फेज रियोस्टेट। क्या लगा दिया भाई? 3 फेज रियोस्टेट। ठीक है, ओके। एक ये यहाँ जुड़ गया, एक मिनट। ये 3 फेज रियोस्टेट है, किसके साथ जुड़ा हुआ भाई? स्लिप रिंग के साथ। अब ये जैसे जैसे बढ़ेगा प्रतिरोध का मान क्या होगा? घटेगा। तो स्टार्ट करने पर इसको बढ़ा के मतलब इसको घुमाएंगे घुमाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? घटेगा। एक रेगुलेटर की तरह है। रियोस्टेट तो एक सिंगल फेज होता है रेगुलेटर, ये 3 फेज रियोस्टेट यानी कि तीनों एक साथ गति करेंगे। तो 3 फेज क्या हो गए भाई? रियोस्टेट। और प्रारंभ में प्रतिरोध क्या रहेगा? उच्च। प्रारंभ में प्रतिरोध क्या है? उच्च। ठीक है, शुरुआत में हमारे पास प्रतिरोध का मान क्या रखा जाएगा भाई? तो आप कहेंगे शुरुआत में प्रतिरोध का मान हमारे पास उच्च रखा जाएगा, हाई रखा जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा। और जैसे जैसे हमारे पास मोटर गति करेगी प्रतिरोध को मान को क्या करेंगे? कम करेंगे।
और प्रतिरोध को मान को कम करके पूर्ण गति पर प्रतिरोध क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो प्रारंभ में प्रतिरोध उच्च है तो प्रारंभिक धारा क्या है, निम्न। स्टार्टिंग टॉर्क सबसे अधिक, जैसे जैसे गति बढ़ती है प्रतिरोध को कम किया जाता है। ये 3 फेज रियोस्टेट किसके साथ जुड़ा होता है भाई, रोटर के साथ। लिखो, स्लिप रिंग कहां पर लगी हुई, रोटर पर ना। रोटर से हमारे एक ही उद्देश्य है, प्रारंभिक धारा को कम करेंगे ना तो स्टार्टिंग का टॉर्क क्या हो जाएगा, ज्यादा। और स्टार्टिंग का टॉर्क ज्यादा हो जाएगा तो मशीन, उच्च क्षमता वाली मशीन में स्टार्टिंग टॉर्क क्या चाहिए, ज्यादा ही चाहिए। यही मामला है। पिछली हेडिंग में मिस्टेक है। पिछली हेडिंग में क्या मिस्टेक थी, डबल स्क्रूल केज इंडक्शन मोटर तो था। का मान इतना ही था, ठीक। थ्री फेज वाइंडिंग का, हाँ क्या सवाल क्या है, समझा नहीं, जोर से तो बोल। वाइंडिंग का प्रतिरोध बढ़ गया, वाइंडिंग का प्रतिरोध बढ़ गया तो वाइंडिंग में धारा क्या होगी, कम। धारा कम होगी तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो गया, ज्यादा। अब स्टार्टिंग टॉर्क तो ज्यादा हो गया, लेकिन हम जब प्रतिरोध ज्यादा करते हैं तो पावर लॉस भी तो हो रहा है। क्या कर रहे हैं, पावर लॉस हो रहा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे गति पकड़ेगा मैं प्रतिरोध को क्या करूंगा, कम करूंगा। और एक बिंदु ऐसा आएगा जहां प्रतिरोध क्या कर दूंगा मैं, 0। उसके बाद मोटर चलती रहेगी।
इसका उपयोग सभी मोटरें जो 20 एचपी से ज्यादा है वो सारी की सारी स्लिप रिंग मोटर है, ए टू जेड, ए टू जेड। जो 20 एचपी से ज्यादा कौन सी है? तो अब बता कहां उपयोग हो रहा है? अरे इंडस्ट्री में 20 एचपी से ज्यादा घर पे क्यों लाएंगे? 20 एचपी से ज्यादा केवल कहां यूज आएगा? इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री में लगभग मोटरें 20 एचपी, 30 एचपी, 40, 50 एचपी की होती है, इंडस्ट्री में काम आती है। ये गूंज क्यों रहा है? आवाज कम कर थोड़ा सा, बेस गड़बड़ है ना। एक बच्चा कह रहा है रियोस्टेट क्यों लगाया जा रहा है? हमने पहली बार रियोस्टेट लगाते कारण यही देखा क्यों लगाया, ताकि प्रारंभ में प्रतिरोध क्या रहे? उच्च, जिससे प्रारंभ में धारा क्या रहेगी? कम, और टॉर्क क्या रहेगा? सबसे ज्यादा। जैसे जैसे गति बढ़ेगी प्रतिरोध को क्या कहते हैं? कम। और ये पूरी लाइन क्या बताती है? रियोस्टेट इसलिए लगाया है। रियोस्टेट का लगाने का कारण तो यही है, प्रारंभ में आपको प्रतिरोध क्या रखना है? ज्यादा, ताकि प्रारंभ में धारा क्या रहे? कम रहे। एंड में मोटर का प्रतिरोध जीरो नहीं है, रियोस्टेट का प्रतिरोध जीरो है। रियोस्टेट है बाहरी प्रतिरोध, एंड में बाहरी प्रतिरोध हम क्यों देंगे? हैं? क्या हुआ? अच्छा, पावर फैक्टर कितना है? ओके ओके ओके। तो स्क्विरल केज मोटर का कितना है? 7 से 8 है, 0.7 से 0.8। और डबल केज स्क्विरल का? सिंगल केज का 0.7 से 0.8 आपने कहां पढ़ा? किताब पढ़ा? तो गड़बड़ मामला है। मैंने आपको कॉपी में लिखा के भेजा था 3 फेज इंडक्शन मोटर का 0.8 है, और 0.8 से कम की मशीन यदि लगाते हैं ना तो परमिशन नहीं देता। अभी तो इंडस्ट्री का नियम क्या है? इंडस्ट्री के अंदर आपको स्लिप रिंग मोटर लगानी है और 20 एचपी के, 40 एचपी के, यदि 0.9 से कम पावर फैक्टर है ना तब भी परमिशन नहीं देंगे उसको लगाने की। ऐसा नहीं है कि बिल तो मैं भरूंगा, तुम्हें क्या करना है, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री का नॉर्म होते हैं, नॉर्म के अनुसार यदि 0.9 से कम पावर फैक्टर है तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं। आपको पता है कि आपके घर में विद्युत का सप्लाई का बिल आता है, बिल आता तो नॉर्मल बिल है कि इस तहसील कितना लगेगा, इतनी उपभोग की है, इतना रुपए बढ़ा है। इंडस्ट्री में ऐसा नहीं आता है। इंडस्ट्री में पावर फैक्टर की पेनल्टियां लगती है। जो मीटर लगाया जाता है उस मीटर में पावर फैक्टर की क्या लगती है? पेनल्टी। यदि आपका किसी कारण से पावर फैक्टर 0.6, 0.7 आ गया तो पेनल्टी जुड़ जाएगी, और उसकी पेनल्टी लगती है। यानी कि तुमने मशीन ऐसी लगाई क्यों जिसका पावर फैक्टर कम है, और लगाई है तो इसकी पेनल्टी भरो, क्योंकि आपने इतनी विद्युत है काम में नहीं ली लेकिन नाश कर दिया। तो वो कह रहा मैं बिल तो भर रहा हूं, नहीं बिल तो तू भर ही रहा है, नाश कर दिया ना, ये किसी और के भी काम आ सकती थी, इस चीज की पेनल्टी भरो। गवर्नमेंट का यही तो नियम है, आप वेस्ट नहीं कर सकते ना इन चीजों को, इसलिए पेनल्टी ली जाती है। आजकल पॉइंट, इसलिए जितनी भी इंडस्ट्री है तो कंट्रोल पैनल बनाते हैं ना पूरा, उसमें एक पावर फैक्टर का पैनल और बनाते हैं। उसका उस मशीन का काम है, वो 1.5-2 लाख आसपास बढ़ती है लगभग। उस मशीन का काम है कि मशीनों का पावर फैक्टर क्या रखे? मेंटेन। तो वो कहते हैं पावर फैक्टर की पेनल्टी नहीं लगेगी, ये वैसे भी फ्री हो जाएगा। यह मामला है। तो 0.9 के आसपास होती है, 0.8 से कम वाली तो 3 फेज इंडक्शन मोटर काम में लेनी नहीं चाहिए। आजकल होने लगे 0.9 तक, समझ गए तुम? क्यों है? मैंने तो 0.8 ही बताया, पूरा 3 फेज का ही, मैंने इधर उधर कुछ किया ही नहीं था।
0.8 से कम तो होना ही नहीं चाहिए 3 फेज इंडक्शन मोटर का। अब मैं आपको इतना सा बताऊं कि 0.8 का फर्क क्या होता है। जैसे मान लो एक मशीन लगाई आपने 50 HP की, ठीक है, यदि पावर फैक्टर 1 है तो 50 HP काम में आ रहा पूरा का पूरा। पावर फैक्टर 0.8 है तो कितना काम आ रहा भाई 40 HP। अब 10 HP का तो नाश ही हुआ है। 10 HP का तो फालतू में नाश हुआ ना। P बराबर क्या होता है VI cos भाई। केवल पॉइंट मतलब 1 से 0.8 आने में 0.2 कम हुआ। इतने में 50 HP है जो काम तो कितना कर रही है 40 HP का, और बिल कितना आ रहा है 50 HP का। विद्युत कितनी उपभोग कर रही है 50, और काम कितने का कर रही है 40 का। तो बताओ 10 HP का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए इंडस्ट्री में परमिशन नहीं दी जाती है कि आप नुकसान कम से कम करो ताकि दूसरी इंडस्ट्री वालों को सप्लाई दी जा सके। ये कारण ये होता है। क्लियर? हाँ भाई, अगला हमारे पास जो भाग पढ़ेंगे टॉर्क गति और टॉर्क स्लिप अभिलक्षण है। ये जो पढ़ेंगे इसमें आपको पहले किसी को कुछ नहीं लिखना है। यदि आपने किसी ने भी कुछ भी लिख दिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बहुत इम्पोर्टेंट है, सवाल परीक्षा में थोड़े ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। इसलिए अभी आप ध्यान से देख लेना, तो कुछ नहीं लिखे। ये 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़े ना, ये मुख्य उद्देश्य इंडस्ट्री के लिए पढ़ रहे हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर मुख्य उद्देश्य घरेलू तो है ही नहीं ना। घरेलू सप्लाई तो क्या मानी जाती है सिंगल फेज, बाकी तो कॉमर्शियल सप्लाई मानी जाती है। 3 फेज सप्लाई कौन सी मानी जाती है कॉमर्शियल। तो कॉमर्शियल पर्पज के हिसाब से पढ़ते हैं पूरा। और टॉर्क गति और टॉर्क स्लिप अभिलक्षण, ये हमारे पास इधर गति है, इधर हमारे पास है टॉर्क। संबंध किसके साथ रहेगा स्लिप के साथ। सबसे पहला मामला यह है कि यहां पर रोटर की गति NR बराबर क्या है 0। रोटर यहां से तो गति कर ही नहीं रहा ना, इधर जैसे जैसे जाएगा रोटर की गति क्या होगी बढ़ेगी, ठीक है। तो रोटर की गति 0 है। रोटर की गति 0 तो स्लिप का मान 0 आएगा कि 1 आएगा, 1 आएगा। क्यों? स्लिप का सूत्र है NS माइनस NR बटा NS। तो NR की जगह 0 रखोगे तो NS बटा NS क्या आ जाएगा 1, ठीक है। जैसे जैसे इधर जाएंगे तो हमारे पास गति क्या होगी बढ़ेगी, और हमारे पास जो रोटर की गति है क्या होगी भाई स्लिप की गति से तो कम होगी, लेकिन 0 से क्या होगी ज़्यादा, तो गति बढ़ेगी। और गति बढ़ती 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 एक बिंदु यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या कहलाएगा कि जो रोटर की गति है वो हमारे पास सिंक्रोनस गति के क्या होगी बराबर। पहले तो रोटर गति कर ही नहीं रहा था, 0 गति थी। फिर जैसे जैसे आपका मामला बढ़ेगा रोटर की गति किसके बराबर आ जाएगी सिंक्रोनस गति के बराबर। ये तो हाईएस्ट है। और रोटर की गति सिंक्रोनस गति के बराबर आ जाएगी तो स्लिप का मान क्या आ जाएगा 0। स्लिप का मान क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब इस बीच में टॉर्क और स्लिप का अभिलक्षण कैसे होगा आप देख लो। गति रोटर की बढ़ती है तो स्लिप का मान क्या हो रहा है घट रहा है, 1 से क्या हुआ 0। टॉर्क और स्लिप का अभिलक्षण है शुरुआत में टॉर्क है जो स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी जैसे जैसे स्लिप का मान कम हो रहा है भाई 1 से 0 की तरफ जा रहा, मान क्या हो रहा है कम, तो स्लिप का मान कम हो रहा है तो टॉर्क का मान क्या हो रहा है बढ़ रहा है। और जब हमारे पास अधिकतम टॉर्क प्राप्त हो जाए यहां पर क्या आ जाएगा भाई
टॉर्क आएगा अधिकतम, टॉर्क क्या हो गया मैक्सिमम। जब अधिकतम टॉर्क प्राप्त हो जाए उसके बाद में जो टॉर्क है, उसके बाद में जो टॉर्क है वो स्लिप के क्या हो जाएगा भाई, समानुपाती। यानी उसके बाद में जैसे जैसे स्लिप घटेगा टॉर्क भी क्या होगा, घटेगा। अब यहां दो रीजन आए, इस दो रीजन कौन से है, ये यहां से यहां तक का जो रीजन कहलाएगा वो अनस्टेबल कहलाता है। ये ऐसा कर दो, ये जो है ना, ये हमारे पास ये अनस्टेबल रीजन है। तो अनस्टेबल रीजन है तो आप इसे कहते हैं, ये हमारे पास कहाँ कंडीशन है, अनस्टेबल रीजन में। ये स्टेबल क्षेत्र नहीं है। और ये हमारे पास कौन सा क्षेत्र आता है, स्टेबल कहलाता है। इस बीच में स्लिप का मान क्या हुआ भाई, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। और एनआर का मान क्या हुआ, 0 से बड़ा और एनएस के बराबर तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। स्लिप का मान क्या है भाई, 0 से 1 के बीच है कि नहीं है। और गति क्या होगी एनआर, 0 से एनएस के बीच में। यहां गति क्या है 0 और यहां क्या है एनएस। स्लिप का मान 0 से 1 के बीच में होता है, उस मोड को हम क्या कहते हैं, मोटरिंग मोड। इस मोड को क्या कहते हैं, मोटर। वापस देखो एक बार समझ लेते हैं कि मोटर प्रारंभ हुई है और होने प्रारंभ होगी तो सिंक्रोनस गति तो होती है एनएस, वो तो चुंबकीय फ्लक्स तो उत्पन्न होगा जैसे आप सप्लाई देंगे। रोटर की गति, रोटर तो घूमेगा तब होगा ना। शुरुआत में रोटर की गति क्या थी, 0, तो स्लिप का मान कितना है 1, ठीक है। और स्लिप का मान 1 है तो 1/1 है तो टॉर्क का मान तो 1 आएगा। टॉर्क यहीं से शुरू होगा कि नहीं होगा, ठीक है। फिर आपने गति बढ़ाते बढ़ाते मोटर में एनआर की गति किसके बराबर कर दी, एनएस के बराबर। वहां स्लिप का मान क्या हो गया, 0। तो शुरुआत में जैसे जैसे स्लिप का मान 1 से घट रहा था तो टॉर्क का मान क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। और ये व्युत्क्रमानुपाती कहां तक आएगा, जब टॉर्क क्या आएगा, मैक्सिमम मान। जब टॉर्क का अधिकतम मान पहुंच जाता है कि भाई इससे ज्यादा तो मशीन टॉर्क नहीं लगी, उसके बाद में क्या होगा, जैसे जैसे स्लिप का मान घटेगा टॉर्क भी क्या होगा, घटेगा। जब स्लिप टॉर्क के समानुपाती उसे कौन से रीजन कहते हैं, स्टेबल। और जब व्युत्क्रमानुपाती क्या कहलाता है, अनस्टेबल। और ये हमारे पास बताओ इंडक्शन मोटर के संचालन का तरीका है कि नहीं है। अब देखो आगे, अब हमारे पास ये कहता है कि भाई ऐसा हो गया एक, अब ये कह रहा है इधर हमारे पास जाएंगे और तो रोटर की गति बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। एनआर की गति एनएस से क्या हो गई, ज्यादा। आप बताओ एनआर की गति एनएस से ज्यादा हो सकती है क्या। मैंने तो कल लाइन लिखाई थी, एनआर की गति सदैव एनएस से क्या होगी, कम। अब इस तरह और ज्यादा जाएगा तो एनआर की गति एनएस से क्या होगी, ज्यादा। यानी रोटर है जो सिंक्रोनस गति से ज्यादा घूम रहा है, ज्यादा। भाई मशीन मोटर में तो घूम नहीं सकता, इसलिए ये हमारे पास जनरेटिंग मोड कहलाता है। क्या कहलाता है, जनरेटिंग मोड का मतलब हो गया कि आप तो है ना उसको हत्था पकड़ के घुमाए या यांत्रिक ऊर्जा देख के घुमाए तब तो तू ज्यादा गति कर सकता है। मोटर चलेगी तो मोटर तो ज्यादा गति नहीं करेगी। ये ज्यादा गति तभी होगी जब आप यांत्रिक ऊर्जा देके गति करवाओगे। और जब यांत्रिक ऊर्जा आप दोगे उसे हम क्या कहते हैं, जनरेटिंग मोड है। रोटर की गति सिंक्रोनस गति से ज्यादा तो मोटर में हो ही नहीं सकती। यदि ज्यादा है तो फिर मोटर नहीं है, वो क्या हो गया, जनरेटर। जनरेटर में तो हो ही सकती ना, जनरेटर में तो आप यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हो, इसलिए ये मोड कौन सा कहलाएगा, जनरेटिंग मोड। अब बताओ जनरेटिंग मोड में स्लिप का मान क्या आएगा, तो आप कहेंगे 0 से कम आएगा। स्लिप का मान आएगा 0 से छोटा, और स्लिप का मान 0 से छोटा है तो आप क्या कहेंगे, भाई स्लिप ऋणात्मक है। ऋणात्मक स्लिप होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव स्लिप। अच्छा अब देखो इधर, यदि मान लो आप गति एनआर बराबर 0 है, 0 से कम गति करना चाहते हो रोटर की, तो 0 से कम गति पॉसिबल है क्या। 0 से तो कम गति तभी हो सकती है जब आप इसको उल्टा घुमाओ।
इसको घूमना इधर था, आपने मान लो नहीं घुमाए तो जीरो, और इसकी गति को और उल्टा कर दिया आपने, गति को उल्टा कर दिया, तब हमारे पास एनआर क्या जाएगा, माइनस में। और ये गति देखो यहां से इधर आएगी तो क्या आएगी, माइनस में, ठीक है ना। तो विपरीत दिशा में गति है, और विपरीत दिशा में गति है तो ये मोड क्या कहलाएगा, ब्रेकिंग मोड। कौन सा मोड कहलाएगा, एनआर विपरीत दिशा में विपरीत गति करेगा। क्लियर। चलो यहां तक कोई तकलीफ किसी को, लिख लो। अब आप ये मत करना वापस समझो भाई, ये यही है अड़ंगा मोटर का। ओके ओके ओके। पहली बार पढ़ा है तो पहली बार ही पढ़ेगा भाई तू, और पहले कब पढ़ा हुआ था। अच्छी बात है ना, नहीं तो जीवन में ऐसे चला जाता, पता ही नहीं चलता जनरेटिंग मोड भी था। और इससे सवाल पूछे जाते हैं, अच्छे सवाल सारे इससे ही बनते हैं, इससे बहुत सवाल निकलते हैं। रोटर तो जीरो से स्टार्ट होगा। हाँ रोटर एनआर का मान जीरो, तो स्लिप का मान कितना, एक। अब स्लिप एस का मान एक रख, 1/1 तो ऊपर से शुरू होगा। स्लिप का मान कितना है यहाँ, हाँ तो एक रख यहां पर, तो जीरो आ रहा है कि एक आ रहा है, तो इसलिए यहां से शुरू होया। स्लिप जीरो क्योंकि स्लिप जीरो वहां जाके हो रही है। ये तो जैसे जैसे हमारे पास स्लिप का मान घटेगा टॉर्क बढ़ेगा। किसी भी मशीन की एक क्षमता है वो मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा, तो जहां टॉर्क मैक्सिमम आ जाएगा उसके बाद में भी यदि स्लिप और घटेगा तब हमारे पास टॉर्क स्लिप के समानुपाती हो जाएगा। यह टॉर्क का विलक्षण है।
मामला सेट नहीं हो रहा है। टेंशन मतलब मैं कर दूंगा सेट, अभी एक बार लिख लो आप। मैं ये जब से लिखा हूँ तब से मुझे पता तो होता ही है ना भाई क्या है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले कहा था आप लिखना बंद करो, क्योंकि चीज़ आने वाली है। मुझे पता है ना क्या आएगा, ये आइडिया रहता है कितना क्या समझ में आता है क्या नहीं आता है, सब आइडिया है। और क्या हालचाल आपका, ठीक हो? कितने दिन बाद है? ऐसा नहीं है, इन्होंने क्या बोला, ये सुनने के लिए आपको एक तांत्रिक विद्या सीखनी पड़ेगी। ये केवल मैं ही सीख पाया हूँ। हाँ 8-9 दिन हुए, यही है ना भाई, देख लो। मैं तांत्रिक मेरे से ही सफल है, बाकी इसके जो एकदम नजदीक चिपक के बैठ जाए उसको भी पता चल जाए, बता देना है। नहीं नहीं, तांत्रिक विद्या से मैंने सुना है ना, ये जानता है, उसको पता है, इसलिए मैंने इसे एक चीज सीख ली है, इससे कोई भी सवाल पूछूंगा छोटा सा पूछूंगा, इतना ही उत्तर होना चाहिए, बड़ा उत्तर बताएगा पता नहीं चलेगा। फिर लिख लिया, चलो। तो आपको समझ में आया कि नहीं आया भाई? ये आ गया तो खड़ा हो जा फिर। हाँ, समझ में आई गया ना भाई जी, समझ में आया हो तो क्यों नहीं खड़ा करें। तो देखो कि हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मोटरिंग मोड में, ठीक है। मोटरिंग मोड में जो स्लिप का मान है वो कितने से कितने के बीच होना चाहिए? चल छोड़ो, रोटर की गति हमारे पास कितने से कितने के बीच होनी चाहिए? ऊपर 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 ऊपर, नीचे तो कॉपी है, इधर देख तो, इधर तेरे जैसा मैं था शुरू से। बैठ तू वापस, आइडिया मुझे पहले है, आपको ऐसा वहम रहेगा, मैंने खड़ा किया आपको। अब लिखो आप वापस नाम, इसी के अंदर ही पढ़ रहे हैं, जो मैंने लिखा ना उसमें वो सारा अब आपको और समझ में आ जाएगा। मोटरिंग मोड, ठीक है भाई। बताओ, प्रारंभ में एनआर बराबर क्या होता है? 0। एनआर बराबर 0 है तो स्लिप का मान कितना होगा? 1। ये कोई है जिसको लाइन समझ में नहीं आई हुई है? अरे है तो खड़े हो जाओ, आपको आई हुई है, खड़े हो जाओ। हाँ खड़े हो जाओ। तू तो हो, वो तो गलती से हुआ, तू तो वापस ही बैठ जा, बोले तू तो हो। हाँ बताओ, स्लिप का मान 1 कैसे आया? एनआर बराबर 0 से स्लिप 1 कैसे हुआ? कितनी देर नीचे देखेगा, ऊपर तो देखेगा ही देखेगा। बैठ जा, कल आया था तू, वैसे भी नहीं पता चलना था, क्या ही देता। स्लिप का मान होता, सूत्र क्या होता है भाई? माइनस एनआर बटा, और एनआर का मान क्या है? 0। तो बताओ एनएस बटा एनएस कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। अधिक तेरे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तू खड़ा ही रहे, खड़ा हो जा। क्या है सवाल, क्या है? मैं जो डायग्राम बताया उसको एक एक को वापस निचोड़ निकाल कर समझा रहा हूं कि तुम्हें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दूंगा। फिर भी डाउट आ गई, क्या है डाउट है? स्लिप को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे इकाई दादा, एक को इकाई बोलते हैं गणित में।
गणित में जहां भी एक लिखोगे वहां कहीं पर भी इकाई कर सकते हो। इकाई, दाई, सैकड़ा। इकाई मतलब पहला, वही सिखा दिया था। क्यों तड़ाट है, और मामला ही नहीं है। इकाई क्या होता है? इकाई का इधर कोई रोल नहीं है। जो एक होता है उसको इकाई बोलते हैं हिंदी में। एक को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिटी। अब ऐसा सवाल मत पूछना बचपन वाला, ठीक है? मैं सीरियस बता रहा हूं एक एक चीज। अधिकतम गति कब होगी? अधिकतम गति तब होगी जब हमारे पास रोटर है, वो सिंक्रोनस गति के बराबर घूमने लग जाएगा। वैसे तो हमने कहा है कि मोटर में रोटर की गति सिंक्रोनस गति से कम ही होगी, फिर भी बहुत ज्यादा चाल से चले तो सिंक्रोनस गति के बराबर हो सकता है। यदि सिंक्रोनस गति के बराबर होता है तो स्लिप का मान क्या हो जाएगा भाई? 0। अब वैल्यू पुट कर दो, ये एनआर और एनएस बराबर हो जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। तो अब मोटरिंग मोड हमारे पास है क्या? तो आप कहेंगे सर मोटरिंग मोड वो है जिसमें स्लिप का मान तो है 0 से 1 के बीच, एवं एनआर का मान क्या है? बताओ भाई। तो आप कहेंगे एनआर का मान है 0 से एनएस के बीच। ये हमारे पास मोटरिंग मोड है। ये सब कल पढ़ा था वही है, और आज हमने अपने ग्राफ में काम में लिया है। ठीक है। अब है प्रारंभ में टॉर्क होता है, वो स्लिप के क्या आएगा भाई? व्युत्क्रमानुपाती है। टॉर्क स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती है, तो ये अनस्टेबल है कि स्टेबल है? अनस्टेबल है। अधिकतम टॉर्क के बाद में हमारे पास टॉर्क क्या हो जाएगा भाई? स्लिप के समानुपाती, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा? स्टेबल। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? तो करो फिर नोट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ये हमारे पास कौन सा मोड है? मोटरिंग। स्लिप का मान 0 है तो मोटर क्यों नहीं चलेगी? मोटर स्लिप से चलती है क्या? मोटर चलती है रोटर की गति से। रोटर की गति जब सिंक्रोनस गति के बराबर है तो मोटर तो चलेगी, और ज्यादा गति से चल रही है।
और स्लिप का मान 0 और ये कंडीशन है ना, सिंक्रोनस मोटर की पूरी कंडीशन ही यही है। सिंक्रोनस मोटर के अंदर रोटर की गति सिंक्रोनस गति के बराबर होनी चाहिए। बराबर होगा तो स्लिप क्या होगा? तो सिंक्रोनस मोटर पूरी इसी पर तो चलेगी। चलेगी क्यों नहीं? चलेगी तो मोटर यहां नहीं, एनआर बराबर क्या है? रोटर घूम ही नहीं रहा, चलेगी तो यहां नहीं। लिख लिया? ओके। अब देखो समझ आया कि नहीं आया? हाँ भाई साहब, हैं? मैं पूछ सकता हूँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आया तो बता दो, मैं वापस समझा दूँ। पहले मैंने पूरा समझाया, फिर मैंने एक एक चीज लिख के समझा दिया। अभी नहीं है तो पूछ लो, जो भी दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मैं कुछ नहीं कहूँगा, पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं? देख, डाउट नहीं हुआ मैं पूछ लिया, उत्तर नहीं दिया तो फिर ठीक नहीं रहेगा। नहीं तो तू पूछ ले पहले, ऑप्शन दे दिया ना भाई। अब जो चीज है वो तो है ही है, ये हम तो समझ ही सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, जनरेटिंग मोड। रोटर की गति सिंक्रोनस गति से अधिक है। रोटर की गति किससे ज्यादा है भाई? सिंक्रोनस गति से अधिक है, तभी तो जनरेट करेगा। चुंबकीय क्षेत्र की गति से ज्यादा रोटर घूम रहा है, तो रोटर को आप तेज गति से घुमा रहे हैं, इसका मतलब तो मोटर में तो खुद घूमता है रोटर, और जनरेटर वो होगा जहां रोटर आपको घुमाना पड़ेगा। और आप खुद घुमाओगे, तेज गति से घुमा सकते हैं? नहीं घुमा सकते हैं? घुमा ही सकते हैं। यांत्रिक ऊर्जा देनी है, ज्यादा दे दी आपने। तो ये हमारे पास जनरेटिंग मोड है। इसका मतलब है कि यहां पर एनआर का मान एनए से क्या है? ज्यादा। और मैंने कहा था 3 फेज इंडक्शन मोटर में ऐसा पॉसिबल नहीं है, एनआर का मान एनए से ज्यादा नहीं हो सकता। यदि एनआर का एनए से ज्यादा है तो ये मोटर नहीं है, फिर कौन सा मोड है? अब बताओ इसमें स्लिप का मान क्या होगा भाई? स्लिप का मान 0 से छोटा, यानी कि स्लिप होगा ऋणात्मक। स्लिप क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। बता, 0 से छोटा क्यों होगा? तो वैल्यू रख के दिखाओ, ऋणात्मक कैसे आएगा? सूत्र पढ़ा ना अपने पास? एस, बिल्कुल, एन एस माइनस एन आर बटा एन एस। मान लो एन एस 100 है, एन आर 110 है, बटा क्या है? 100। तो माइनस 10 बटा 100 आया कि नहीं आया? निशान क्या आ गया? ऐसा। जनरेटिंग मोड के बाद में एक और मोड है, कौन सा? ब्रेकिंग मोड। ब्रेकिंग मोड क्या है बताओ भाई? गाड़ी मतलब इसको मोटर को रोकना। मोटर को रोकना तो आपने क्या कर दिया? एनआर को उल्टा घुमाना शुरू कर दिया। भाई रोटर इधर घूम रहा है, आपने पकड़ के उल्टा घुमाना शुरू कर दिया तो रुकेगा। तो आपने एनआर की गति क्या कर दी? विपरीत। तो आप कहेंगे एनआर है विपरीत दिशा में। यानी कि एनआर का मान 0 से छोटा।
एन आर विपरीत दिशा में तो स्लिप का मान क्या आएगा? स्लिप का मान 1 से 2 के बीच होगा। अब कहोगे 2 कैसे लाए आप? 2 ऐसे लाया, एस बराबर क्या हो गया भाई? एन एस माइनस एन आर बटा एन एस। ज्यादा से ज्यादा ये कितना विपरीत घूमेगा भाई? ज्यादा से ज्यादा घूमेगा हमारे पास एन एस के बराबर। जितना सिंक्रोनस गति है उतना विपरीत घूम लिया, बटा क्या है? एन एस। अब बताओ सोल्व करोगे तो कितना आ गया? 2। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास ब्रेकिंग मोड में एस का मान क्या है? 2। लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, और ये सारा मैं उसी ग्राफ से करा रहा हूं अभी तक। तभी तो आपको लगेगा ना मोटर तो पढ़ी तो है आज। और मैंने आपको 3 फेज इंडेक्स मोटर शुरू करते ही कहा था कि सिंगल फेज में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सारे कॉन्सेप्ट किस में है? स्टार्ट करना, मोटर, जनरेटर कंट्रोल करना, सब कुछ इसी में। उसमें तो क्या था? ये मशीन है यहां काम लेते हैं, ये मशीन है यहां काम लेते हैं। सिंक्रोनस मोटर में भी ज्यादा कुछ नहीं है, जो कुछ है इसी में है। हो गया? अब तो लिख लिया? ओके। अब देखो, अब सवाल है इंडक्शन मोटर में स्लिप का अधिकतम मान कितना होता है भाई? तो आप कहना 1। लेकिन यदि कितने पूछे हैं कि स्लिप का अधिकतम मान और ब्रेकिंग वगैरह देते हैं या नहीं दें, तो आप कहेंगे स्लिप का अधिकतम मान तो अभी हमने देखा था 2 तक होता है। बट आपको इंडक्शन मोटर में मोटरिंग मोड है ना, इंडक्शन मोटर में पूछा तो मतलब मोटरिंग मोड है। मोटरिंग मोड में स्लिप का अधिकतम मान कितना होता है? 1। ठीक है। एक और सवाल, यदि वो कहे फॉरवर्ड स्लिप, फॉरवर्ड स्लिप में एस बराबर क्या आएगा? 1, और बैकवर्ड स्लिप एस बराबर क्या आएगा? 2। सॉरी, बैकवर्ड स्लिप में, फॉरवर्ड स्लिप में मान है एस, बैकवर्ड स्लिप में 2 माइनस एस। ये है भाई, फॉरवर्ड स्लिप तो ऐसे होता है, बैकवर्ड स्लिप क्या होता है? 2 माइनस एस। ये लिखो। और ये सारी जितनी भी अभी हमने 2-3 स्लाइड में लिखा, ये सारा उसी चित्र से लिखा हुआ है जो हमने टॉर्क और गति अभिलक्षण का बनाया था, उसी से सारे निकले हुए हैं।
लिया। अब हमारे पास है 3 फेज इंडक्शन मोटर में हानियाँ। हानियाँ भी डंकी है, ध्यान रखना। इसमें भी एक ही डायग्राम बनाऊंगा, उसी से सब कुछ निकलेगा। ओके। 3 फेज इंडक्शन मोटर में हानियाँ। ओके, चलो भाई शुरू करते हैं। आप बताइए 3 फेज इंडक्शन मोटर में हमारे पास क्या क्या हानियाँ हैं। तो सबसे पहली बात है, हम सप्लाई किसको देंगे भाई? सप्लाई किसको देते हैं? स्टार्टर को। ठीक है, स्टार्टर को हमने सप्लाई दी है स्टार्टर को सप्लाई देने पर क्या हुआ? एक मिनट, अभी बहुत ज़्यादा जगह घेरी जाएगी, आप लिखें नहीं, ध्यान से देख लें। स्टार्टर को सप्लाई देने के बाद में क्या हुआ कि स्टार्टर में हानियाँ हुई। स्टार्टर में हानियाँ होगी कि नहीं होगी? होगी भाई। एक होगी ताम्र हानि भी होगी, और दूसरी हमारे पास क्या होगी भाई? लोहा हानि। ये हमारे पास दोनों किसकी हानि हुई? स्टेटर में हुई जो हानि हुई। स्टेटर और रोटर के बीच में क्या होता है? वायु अंतराल। स्टेटर और रोटर के बीच में क्या होता है? वायु अंतराल होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने शक्ति दी है, इससे हम कहेंगे जो शक्ति हमने यहां पर प्रदान की है इसको हम कहेंगे वायु अंतराल शक्ति। क्या कहेंगे? वायु अंतराल शक्ति है। यही हमारे पास क्या कहलाएगी? रोटर की शक्ति। क्या कहलाएगी? रोटर की शक्ति। और रोटर की शक्ति है, उसको मैं देखो कि ये एयर गैप है तो इसलिए मैं पी जी से डिनोट करता हूँ। कैसे डिनोट कर दिया? पी जी से। एयर गैप, गैप के कारण, तो पी जी से डिनोट कर दिया भाई। ठीक है, फिर रोटर है, रोटर गति करेगा, रोटर गति करेगा तो आगे चलेगा। अब रोटर में हमारे पास तांबा की वाइंडिंग काम में ली गई है, तो रोटर में तांबा काम में लिया गया तो इसमें हमारे पास कॉपर हानि होगी। रोटर में कौन सी हानि होगी? कॉपर हानि। कॉपर हानि होगी, और कॉपर हानि कहलाएगी पी कॉपर। ये भी ठीक है। जो हमारे पास कॉपर हानि हो गई और उस जो आपने शक्ति दी उसमें कॉपर हानि होगी, बाकी शक्ति आगे जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। ये हमारे पास क्या कहलाएगी? यांत्रिक शक्ति। ये क्या कहलाएगी? यांत्रिक शक्ति। यांत्रिक शक्ति यानी मैकेनिकल पावर, पीएम। यांत्रिक शक्ति कितनी है? तो आप कहेंगे रोटर में हमने दी शक्ति पीजी है, लॉस कितना हुआ? पी कॉपर, बाकी बची हानि कौन सी कहलाएगी? यांत्रिक शक्ति, पीजी माइनस पी कॉपर। ठीक है, और फिर यांत्रिक शक्ति आगे गई, आगे जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? इसमें घर्षण। कौन सी हानि आएगी? घर्षण हानि आएगी। घर्षण हानि को माइनस करोगे तो यहां पर फाइनली क्या आएगा? शाफ्ट पर शक्ति। क्या आएगा भाई? शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति आएगी। और शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति क्या आएगी? पी एम माइनस घर्षण हानि।
ये होगा कि नहीं होगा? और ये हमारे पास कुल मिला के सॉफ्ट पर शक्ति आएगी, और ये सप्लाई है जो टोटल आपने सप्लाई यहां से प्रदान की है। वह तो इस लॉजिक में कहीं दिक्कत है क्या? लिख लो फिर भाई। आप सप्लाई किसको दोगे? स्टेटर को। स्टेटर में कोर होती है, आर्मेचर की होती है, तो कोर हानि होगी जिसे लो हानि कहते हैं, और कॉपर वाइंडिंग होती है तो इसलिए कॉपर हानि भी होगी। अब ये बाकी की जो शक्ति बची वो किसको जाएगी? रोटर को। तो उससे हम रोटर शक्ति कह दो या एयर गैप शक्ति कह दो, और इनमें से कॉपर हानि हो गई रोटर के अंदर, तो बाकी हानि क्या, बाकी क्या बचेगी शक्ति? पीजी माइनस पी कॉपर यांत्रिक शक्ति। यांत्रिक शक्ति में होगी घर्षण हानि, तो पीछे बची शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति। ये इस प्रकार शक्ति आगे से आगे गई। सरल है ना ये। अब थोड़ा टिपिकल कर देते हैं इसको। यहां तक तो आसान ही था, यहां तक तो आसान ही है। इस स्टेटर को आपने सप्लाई दी, स्टेटर में हानि हुई, बाकी सप्लाई किसको गई? रोटर को। रोटर में हानि हुई, बाकी शक्ति किसको गई? यांत्रिक को। घर्षण हानि हुई, बाकी कहां आ गई? शाफ्ट पर। काम तो इतना ही है। इस स्टेटर को सप्लाई दोगे, इस स्टेटर में हानि होगी, बाकी बची किसको गई? रोटर को। रोटर में सप्लाई दिया तो रोटर में हानि होगी, बाकी सप्लाई किसको गई? यांत्रिक शक्ति। अब यांत्रिक शक्ति दोगे, घर्षण हानि होगी, बाकी कहां आ गई? शाफ्ट पर। है तो आसान ही। अब इसको आप टिपिकल जरूर जबरदस्ती बनाओ तो बनाओ भले। अभी तक तो कुछ भी इसमें टिपिकल है नहीं, क्योंकि सप्लाई आप देते हो स्टेटर को और आउटपुट लेते हो आप शाफ्ट पर। तरीका तो यही चलेगा। यहां तक तो आसान ही है। क्या लगता है आसान है कि नहीं है? है पर
आपका ही नंबर है, अगली बार कोई मुझे सवाल पूछना होगा ना तो तुम ही हो लाइन में लगे हुए। ये मैं मार्किंग तो मैं पहले कर देता हूँ, खड़े बाद में करता हूँ। ठीक, ठीक है ना। ये तो हो गया। चलो अब देखो, हमारे पास सिंपल लॉजिक में तो हमने देख लिया था, पी जी जो होता है ना, आवाज नहीं भाई, पी जी का सूत्र होता है आई स्क्वायर आर अपॉन एस है। आई स्क्वायर आर अपॉन क्या है, एस। ठीक है। और पी कॉपर है, वो होते हैं आई स्क्वायर आर। इतना ही मामला है सूत्र। तो मुझे एक बात बताओ कि मैं एस इधर ले जाऊं तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, तो आप एस गुणा पीजी बराबर आई स्क्वायर आर आएगा कि नहीं आएगा। और आई स्क्वायर आर क्या होगा, पी कॉपर। तो एस गुणा पीजी मैं क्या कह दूं भाई, पी कॉपर। गड़बड़ तो नहीं लिखा मैंने, ठीक है। ये तो सिंपल लॉजिक में है। अब हमारे पास तीन चीजें हैं जो मैं वन बाय वन लिखता हूं। एक तो था हमारे पास पीजी, एक था पी कॉपर, और एक हमारे पास था पी एम। तीन ही था, ठीक है। पीजी को मैंने मान लो लिख दिया, पीजी को लिख दिया, पीजी ही लिख दिया, ठीक है। पी कॉपर को क्या लिखूंगा भाई मैं, एस गुणा पीजी लिख दूं, एस गुणा पीजी। और पी एम क्या हो जाएगा, पीजी माइनस पी कॉपर। तो आप कहेंगे पीजी माइनस एस गुणा पीजी, ये भी ठीक बात है। अब सब में पीजी कॉमन हो गया, पीजी काट दोगे तो यहां क्या बचेगा भाई, एक अनुपात क्या आएगा, एस अनुपात वन माइनस एस। बस ये इनका अनुपात होता है। ये है अच्छे लेवल का सवाल। बस खत्म हो गया मामला, कुछ नहीं बचा है। यही है, मैं डरा नहीं रहा हूं, ये अभी भी डरा रहा हूं, ये है ढंग का। ये सवाल आएगा ना तो ये दिक्कत कर देता है, ये ढंग का है। इस स्लाइड में क्या सूत्र आ गया है, अनुपात ही है ना। अनुपात का क्या काम है, आपको पूछे कि यदि यांत्रिक शक्ति आपने इतनी दी तो मैकेनिकल कितनी है, जबकि स्लिप इतना है, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। तो स्लिप पर पूरी वैल्यू फाइंड आउट होती है ना, सारी वैल्यू किससे फाइंड आउट हो रही है, स्लिप से। तब हमारी हानि और दक्षता सब किस पर निर्भर करेगी, स्लिप पर।
हो गया भाई? चलो अब बताओ, किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो। हमने आज जो पढ़ा है काफ़ी डिटेल वाला मामला है। कोई भी सवाल पूछना चाहो पूछ लो भैया। इसके बाद में जो बचेगा हमारे पास वो है दोष। कौन से होते हैं? कोगिंग, क्राउलिंग और इचिंग या जोगिंग कह दो। जोगिंग कह दो या इचिंग कह दो, एक ही बात है। 3 दोष है। नियंत्रण प्रणालियां कौन सी होती है? वोल्टेज के द्वारा, प्रतिरोध के द्वारा, कैस्केड, पोल, आवृत्ति के द्वारा नियंत्रण। इसके अलावा होता है स्टार्ट करने की विधियां कौन सी है? डायरेक्ट, ऑनलाइन स्टार्टर विधि, स्टार डेल्टा, ऑटो ट्रांसफॉर्मर, 3 फेज रियोस्टेट। ये है। आपको इनमें से अब किसी में कोई सवाल पूछना चाहते हो, अभी तक जो पढ़ा है उनमें से पूछ लो। हमारे पास टाइम है, सवाल पूछोगे तो ही कुछ होगा। पूछ शंकर, तो पूछ ले, से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अब बता देंगे। वो तो क्या, मैं सीरीज पढ़ा रहा था, बीच में कह रहा इकाई एक होता है। मैं सीरीज होकर लिख रहा था चीजें, तो वो गड़बड़ कर देते हैं ना, एकदम रिदम तोड़ देती है। हाँ भाई, कॉगिंग हो जाएगी। तो कॉगिंग नहीं, वो चुंबकीय लॉकिंग ही तो होता है, और इसी से तो सिंक्रोनस मोटर घूमती है। हाँ बाद में वो देखो, तभी तो उसके बाद इंडक्शन मोटर हमारे पास क्या करते हैं, हम कहते हैं रोटर की गति सदैव सिंक्रोनस गति से क्या होनी चाहिए? कम। बाकी इंडक्शन मोटर अधिकतम किस गति तक जा सकती है? तो सिंक्रोनस गति के बराबर जा सकती है। बराबर वहां तक जाती है तभी सिंक्रोनस गति मोटर काम करती है, क्योंकि सिंक्रोनस को हमें स्टार्ट इंडक्शन मोटर से करते हैं। सिंक्रोनस की स्टार्ट किससे करोगे? इंडक्शन मोटर से, क्योंकि सिंक्रोनस तो सेल्फ स्टार्ट होती ही नहीं है। ये मामला। और कोई सवाल? नहीं होता है। स्लिप 0 होने पर मोटर बंद नहीं होती। मोटर चुंबकीय लो की कंडीशन में आएगी, उसके बाद गति कम ज्यादा नहीं होगी, लो कंडीशन में आएगी। बंद होने की कंडीशन थोड़ी कह रहा है, वही कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र 0 हो रहा है, ये थोड़ी कह रहा है। ये कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र लॉक हो जाएगा। हाँ, लॉक होने मतलब जो गति है उसी गति से चलेगी। और कोई सवाल? पीछे वालों और उनसे पीछे वालों, किसी का कोई डाउट नहीं है? जितना आपने नहीं पढ़ा उससे ज्यादा राम सिंह ने पढ़ लिया है कि नहीं भाई? तो राम सिंह को कुल मिला के हेडिंग याद हो गई है। अंदर वाला मामला तो पढ़ने पर याद होता है, क्लास में ऐसे बैठने पर तो केवल और केवल क्या होती है? हेडिंग याद। इसके सामने एक समस्या आ गई अब। नहीं, वास्तव में ये जब भी जो भी सवाल पढ़ता है इसको लगता आता है, लेकिन आ नहीं रहा है कि नहीं है? क्योंकि इसके नाम तो सारे सुने हुए हैं, क्लास तो सभी क्लासों में ये बैठा हुआ है। तो मैंने 3-3, 4-4 बार पढ़ा है, तो नाम तो इसने सारे के सारे सुन लिए। हर सवाल देखता है कि हाँ स्लिप के नाम सुना हुआ है, इंडक्शन मोटर नाम तो इसके सारे आए हुए हैं, एक्चुअल क्या चीज है वो गड़बड़ हो रखी है। तो पढ़ना पड़ता है, ये पढ़ नहीं पाता है। आप में से कई के साथ है ना भाई, जैसे मान लो आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लेते हैं, फिर फोन देखना पड़ता, कोई मैसेज तो नहीं आ गया, फोन के गड़बड़ तो नहीं हो गई, ऐसे बार बार खोल के कुछ नहीं देखे तो टाइम ही देखेगा बंदा। देखना पड़ता, हाथ लगाना पड़ता उसके, तो चार्ज हो जाते हो आप। हैं? मेरे पास, हाँ मैं 2 मोबाइल तो रखता ही हूँ। मेरे पास 2 मोबाइल होता है, फिर भी मैं आपसे कम बिजी रहता हूँ। देखो 2 मोबाइल तो मुझे मेरे ऑफिशियल काम से रखना पड़ता है भाई, क्या करना है? ये 2 मोबाइल को शौक थोड़ी ना होता है, 2 मोबाइल तो मजबूरी हो जाती है। हाँ
तब सिंक्रोनस मोटर काम करेगी। यस यस, अधिक हो नहीं सकता ना स्लिप का मान। यदि मान लो आपको उसके बाद में रोटर की गति बढ़ाना चाहते हो, रोटर की गति बढ़ा ही नहीं सकते, बढ़ाना है तो आपको खुद को घुमाना पड़ेगा, इसे तो जनरेटिंग मोड बोला है। नहीं, उल्टा घुमाओगे तो ब्रेक लगेगा, सीधा घुमाओगे आगे तो जनरेट करेगा। दो तरफ घुमाना बोला ना मैंने। जनरेटिंग मोड क्या होता है? जब रोटर की गति सिंक्रोनस गति के बराबर होती है, उससे ज्यादा रोटर को घुमाना चाहते हो तो वो क्या होगा? जनरेटिंग। मोटर कहेगा भाई हम तो नहीं घुमा पाएंगे, इससे भी तुझे ज्यादा घुमाना है तो खुद घुमा, और खुद घुमाएंगे शाफ्ट को तो उसे क्या कहते हैं? जनरेटर। मामला तो यही है। स्टार्टिंग अनस्टेबल ही होती है। स्टेबल होने के बाद में जैसे जैसे रोटर की गति बढ़ेगी, हमारे पास स्लिप का मान जैसे जैसे बढ़ता है, रोटर की गति भी क्या होती है? हमारे पास बढ़ती है। स्लिप का मान घटता है तो टॉर्क क्या होता है? घटता है। और वो लाइन एक सीधी चलती है ना, सीधी लाइन हमेशा किसको दर्शाती है? स्टेबल को। तो मोटर कोई भी हो, शुरुआत में वाइब्रेशन कंपन सभी इसलिए करते हैं कि अनस्टेबल मोड में होती है, और जैसे अपने मैक्सिमम टॉर्क पे पहुंच जाएगी उसके बाद क्या हो जाती है? स्टेबल। आप ट्रैक्टर चलाते हो, कभी चलाए हो? ट्रैक्टर में भी स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है। स्टार्टिंग टॉर्क हाई होता है तो जैसे आपने यहां से खेत जोतना शुरू किया तो थोड़ा सा चलोगे ना, तब तक ट्रैक्टर में वाइब्रेशन ज्यादा रहता है, क्योंकि वो टॉर्क क्या करता है? हाई। एक बार उस टॉर्क को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद आराम से ट्रैक्टर सीधा चलता है, फिर कोई वाइब्रेशन नहीं रहता उसके अंदर। तो ये ट्रेन का इंजन आपने देखा है, जैसे ही वो ट्रेन इंजन शुरू करते हैं धुआं देता है बहुत ज्यादा। अब तो इलेक्ट्रिक आ गए, पहले वाला डीजल वाला पहले धुआं देता ज्यादा, लेकिन थोड़ा किलोमीटर 2 किलोमीटर चलने के बाद में धुआं इतना नहीं देता, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क को प्राप्त कर लेता है। और शुरुआत में इंजन में वाइब्रेशन भी क्या रहेगा? ज्यादा, क्योंकि टॉर्क हाई हो रहा है, अनस्टेबल मोड है, ये मामला है। उसके बाद आ जाता है स्टेबल मोड। और कोई सवाल नहीं है? नॉर्मली जो घरों में जो टेबल फैन होते हैं, उनसे कौन सी मोटर बोलते हैं? टेबल फैन होते हैं, टेबलेट तो क्या होते हैं? टेबल फैन में जो मोटर होती है वो इस तरह कैपेसिटर मोटर काम में ली जाती है, ठीक है। और छोटे बच्चे के लिए, 1 साल के बच्चे के लिए एक आती है मोटर, वो डीसी मोटर काम में लेते हैं कि लाइट आए जाए, गांव में ज़्यादातर रहते हैं, छोटे बच्चे के लिए काम में ले लेते हैं। एक छोटी उसी के लिए चलती है कि भाई इसको है ना मक्खियाँ वक्खियाँ नहीं खाएं, हवा आती रहे, तो उसमें क्या होती है? चार्ज होने वाला सिस्टम होता है, तो डीसी के सिस्टम से चलती है, छोटा सा पंखा होता है। क्या हुआ? तुम दोनों मत पूछो, मैं तो क्या करूं।